हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस बाय जुबैर एहसानी। सो गाइज, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेशन एनिमल न्यूट्रिशन में। देखिए, हम एनिमल न्यूट्रिशन के 40 क्वेश्चन जो हैं वो 40 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। कोशिश कह रहा हूं मैं, है ना। अगर ज़्यादा लेंदी एक्सप्लेनेशन किसी में हो तो हो सकता है कि 5-10 मिनट ज़्यादा जाए, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि एनिमल न्यूट्रिशन के प्रैक्टिस सेशन में 40 क्वेश्चन हैं और इसको हम 40 मिनट में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप सभी, कैसी चल रही हैं तैयारियां, और अपना स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा, किस बैच से हैं और आपका 40 में से कितना स्कोर हुआ है वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। सेशन के आगाज़ से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को जितने भी अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो रिजल्ट देना चाहते हैं, उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। ज्ञान की बात सेशन का जो आगाज़ है वो एक ज्ञान से हम करना चाहेंगे, और ज्ञान की बात जो होगी वो हमारे गज़ल के चंद शेरों से होगी, जिसको मैंने लिखा है कि हकीकत बात गर कह दो तो कितने रूठ जाएंगे। हकीकत बात गर कह दो तो कितने रूठ जाएंगे, जो रिश्ते कल तलक अपने थे सारे टूट जाएंगे, और जगह दी अपने घर में बेसहारा जानकर जिसको, मुझे थी क्या खबर वो घर मेरा ही लूट जाएंगे। तो इस ज्ञान नंबर 1 से हम सेशन का आगाज करते हैं। ज्ञान नंबर 2 जो है वो सेशन के अंत में होगा। तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं आज के इस पहले सवाल पर। आज का पहला सवाल आपसे कहता है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार उगते हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो दांतों का 2 सेट होता है, एक होता है मिल्क टीथ, दूध के दांत जिनकी संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है, और जो बाद में आते हैं वो कहलाते हैं परमानेंट टीथ। आपको पता ही होगा क्या कहलाते हैं, परमानेंट टीथ, स्थायी दांत होते हैं ना। इसकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है कि नहीं होती। तो पहली बार जो दांत आते हैं उसे मिल्क टीथ कहते हैं, उसकी संख्या होती है 20। ये सारे टूटेंगे इसकी जगह पे, फिर 20 दांत दोबारा आएंगे। तो जीवन में 2 बार उगने वाले जो दांतों की संख्या है ना, वो होती है 20। अच्छा, कितने नए उगे के 32 हुए, कितने नए उगे के 32 हुए, तो आप कहिए सर 32 - 20 बराबर कितना हुआ, 12, यानी 12 दांत जीवन में एक ही बार उगते हैं। तो अगर क्वेश्चन है कि कितने दांत जीवन में 2 बार उगते हैं, 20, कितने दांत जीवन में 1 बार उगते हैं, 12, तो यहां पे सही उत्तर था आपका 20। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है, बोन होता है, एनामेल होता है, डेंटिन होता है, कार्टिलेज होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो आपका क्या होता है, एनामेल होता है। एनामेल के नीचे दूसरी लेयर पाई जाती है दांत में, जिसे हम कहते हैं डेंटिन। क्या कहते हैं, डेंटिन। उसके बाद जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो है आपका बोन, अस्थि। उसके बाद होता है आपका कार्टिलेज यानी उपास्थि। ठीक है, ये हो गया आपका अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी। तो अगर आप समझते हैं कि हड्डी जो है ना, वो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, तो ये आप गलत सोचते हैं। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है एनामेल, दांत की सबसे ऊपरी परत। एनामेल के नीचे होती है दूसरी परत जिसका नाम है डेंटिन, और डेंटिन के नीचे होती है तीसरी परत जिसको कहते हैं पल्प। तो सबसे कठोर पदार्थ एनामेल, उसके बाद डेंटिन, उसके बाद बोन, उसके बाद कार्टिलेज। ये देखिए, ये कार्टिलेज जो होता है ना, बोन से सॉफ्ट होता है और मसल से हार्ड। देखो ये किसका बना है, कार्टिलेज का। किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का। तो सही उत्तर हो गया हमारा एनामेल। आगे चलते हैं। तो ये देखिए, हमने दांतों के बारे में आपको बताया था कि दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो एनामेल होती है, बीच की जो परत होती है वो डेंटिन होती है, और सबसे अंतिम परत जो होती है वो पल्प कहलाती है। क्या कहलाती है, पल्प। डेंटिन और एनामेल, दांत की 3 परतें होती हैं, है कि नहीं, ये आप जानते हैं भली भांति। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स क्या है। तो मनुष्य के स्वर यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन इज नोन एज लैरिंग्स। तो वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन इसका जो है वो सही उत्तर हो गया। पक्षियों के स्वर यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सीरिंग्स कहते हैं।
क्या कहते हैं? सिरिंग्स कहते हैं। आ जाएगा आगे क्वेश्चन। पक्षियों के स्वर यंत्र को सिरिंग्स कहते हैं, है ना, और मनुष्य के स्वर यंत्र को लैरिंग्स कहते हैं, जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है। अगले सवाल का रुख करेंगे। येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू, गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, कैरोटीन के कारण, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण। आपसे उत्तर की अपेक्षा है। देखिए, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये पाया जाता है आपका बाइल जूस में, पित्त रस में पाया जाता है। तो ये पित्त रस में क्या होते हैं? दो पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये जो बिलीवर्डिन होता है ना, वो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है, और जो बिलीरुबिन है ना, वो येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है। अगर लीवर में इन्फेक्शन हुआ तो बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका आंख, त्वचा पीली हो जाती है, और यूरिन का रंग बहुत ज्यादा पीला हो जाता है, जिसको पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं, है ना। तो ये तो नहीं हुआ। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है ना। यूरिन का जो रंग हल्का पीला होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, तो बच गया आपका कैरोटीन। गाजर में भी जो होता है वो कौन सा पिगमेंट होता है? कैरोटीन होता है। तो सही उत्तर यहां पे हमारा कैरोटीन हो गया। केराटीन क्या होता है? केराटीन क्या होता है, कहां पाया जाता है? आपके हेयर में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, दोनों जगहों पे पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, केराटीन एक प्रोटीन है और डेड प्रोटीन है। कैरोटीन क्या था? एक येलो पिगमेंट है, और ये पाया जाता है आपकी जुल्फों में, नाखून में, पक्षियों के पंखों में, जानवरों के सींगों में, जानवरों के खुरों में, और हमारी त्वचा की ऊपरी सतह पर, जिसकी वजह से हमारी त्वचा वाटरप्रूफ है। तो सही उत्तर यहां पे हो गया बोथ, है ना। जुल्फों में और नाखून में, दोनों जगहों पे पाई जाती है केराटीन। आगे चलते हैं। वह बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, वह बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन है आपके लैक्टोबैसिलस ई कोलाई, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, है ना। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बैक्टीरिया से आपको होती है फूड पॉइजनिंग। क्या होती है? फूड पॉइजनिंग होती है। भोजन विषाक्तता नाम की बीमारी होती है, भोजन विषाक्तता नाम की बीमारी होती है। इस्चीरिशिया कोलाई जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के किस रीजन में होता है? कोलन वाले रीजन में होता है, वृहद आंत्र। बड़ी आंत के कोलन वाले रीजन में पाया जाता है इस्चीरिशिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया, जो विटामिन के और विटामिन B12 का संश्लेषण करता है। तो बच गया कौन? आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया मिल्क में उपस्थित लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। बात आ रही है समझ में? चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे कि भाई गैस्ट्रिक जूस, स्टमक में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उसको क्या कहा जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं? एक लिक्विड सेक्रीट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। अब पूछ रहा है कि जठर रस में वो कौन सा एंजाइम है जो दूध को दही में परिवर्तित करता है? आपके ऑप्शंस हैं रेनिन, पैप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। लाइपेज के बारे में आप जानते हैं, इट इज अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, वसा को पचाने वाला एंजाइम है। फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। पैप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही क्या करता है? प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करते हैं। पेप्टॉन्स मतलब प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े, है ना। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है दोनों, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन फर्क क्या है? पैप्सिन जो है वो स्टमक से रिलीज हो रहा है, आमाशय में होता है, और ये ट्रिप्सिन जो है वो पैंक्रियाज रिलीज करता है। ये अंतर है, पढ़ चुके हैं ना। तो बच गया हमारा रेनिन। रेनिन जो है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा कि बच्चा पीता है दूध और उल्टी करता है तो क्या निकलता? दही। तो सही उत्तर हमारा हो गया रेनिन। अगले सवाल पे चलते हैं। लैपेज किसका पाचन करता है? अभी तो इसका जिक्र हो गया।
पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में कि भाई लाइपेज जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का किसी का नहीं। तो लाइपेज फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वसा को पचाने वाला एंजाइम है जो फैट को बदलता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। अगले सवाल पे चलेंगे। 9वां सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन मेकिंग चीज, है ना, पनीर बनाने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो अभी अभी आपने पढ़ा था, जरा बता दीजिए, एक एंजाइम जिसका नाम था रेनिन। रेनिन जो है वो दूध को दही में बदल रहा था हमारी बॉडी में, है ना, बॉडी के बाहर लैक्टोबैसिलस बना रहा है, दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा है। और यही जो रेनिन है ना, ये चीज बनाने में, पनीर बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, पनीर बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट ऑप्शन। 10वें सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, कौन एक पूर्ण पाचन रस है, बताइए। गैस्ट्रिक जूस। अब आप मुझे बताओ कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सा एंजाइम पढ़ा आपने। आपने पढ़ा भाई पेप्सिन, आपने पढ़ा कौन सा एंजाइम बता दीजिए, रेनिन, हिंदी में भी ये लिखा मिलेगा लाइपेज। आप मुझे बताओ कि ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पचा रहा था, रेनिन जो है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा था, यानी ये भी प्रोटीन को ही पचा रहा था, और लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन कर रहा था। तो यहां पर सिर्फ जो है प्रोटीन का पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो रहा है। बाइल जूस में तो आप जानते हैं कि एंजाइम ही नहीं होते, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, बस ये फैट का एमल्सीकरण करते हैं। सलाइवरी अमाइलेज में एक ही एंजाइम है इकलौता, जिसको हम टाइलिन कहते हैं, जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं, जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। तो बच गया हमारा पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम थे, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, हिंदी में भी ऐसा ही लिखेंगे अमाइलेज, और लाइपेज। ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन कर रहा था, प्रोटीन का, प्रोटीन को बदल रहा था पेप्टोन में। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था। लाइपेज जो इकलौता एंजाइम है जो फैट का पाचन करते। तो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, पैंक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, क्योंकि फूड के तीनों ही मेजर कंपोनेंट्स, तीनों ही मुख्य घटकों को पचाने वाला एंजाइम मौजूद है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, 11वें पे चलते हैं। बाइल कहाँ स्टोर होता है, बाइल कहाँ स्टोर होता है, पित्त रस कहाँ जमा होता है। तो इस तरह का डायग्राम आपने देखा होगा, ये है आपका छोटी आंत, यहां से शुरू हो रहा है, और छोटी आंत का जो पहला भाग है वो कहलाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम से 2 ग्रंथियां जुड़ी है, एक है आपका लीवर, एक है पैंक्रियाज। लीवर में मौजूद है आपका ये गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर एक नली से जुड़ा हुआ है पैंक्रियाज से, याद है। तो आपको कहा गया था कि बाइल जूस बनता तो है लीवर में, लेकिन आकर जमा कहां पे होता है, इस गॉल ब्लैडर में, और इस गॉल ब्लैडर से होता हुआ ये बाइल जूस आकर भोजन में मिक्स हो जाता है। तो बाइल जूस बनता है लीवर में, लेकिन जमा होता है आपका गॉल ब्लैडर में, यानी पित्ताशय में। उत्तर हो गया, यहीं पे रहता कि बाइल जूस बनता कहां है, तब हो जाता लीवर में। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस बाई, वसा का एमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण किसके द्वारा होता है। ट्रिप्सिन, आप जानते हैं कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, अब तो पहचान ही गए होंगे। लाइपेज ये फैट को पचाता है। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। बच गया हमारा पित्त या पित्तरस। पित्तरस क्या करता है कि भोजन में जो वसा की बड़ी बड़ी बूंदें हैं, फैट के बड़े बड़े ड्रॉप हैं, उसको छोटे छोटे ड्रॉप में तोड़ देता है। एंड कन्वर्जन ऑफ बिग फैट ड्रॉप्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स विद द हेल्प ऑफ बाइल इज नोन एज एमल्सिफिकेशन। वसा की बड़ी बड़ी बूंदों का पित्त रस की सहायता से छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तन कहलाता है क्या, एमल्सिफिकेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 12 का जो ऑप्शन है वो सी सही हो गया। ठीक है, अगले क्लास पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी।
देखिए, बोलता है कि डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है। पाचन प्रारंभ होता है आपके मुख से, मुख गुहिका से, ग्रास नली से, आमाशय से। तो याद करना कि अगर ऑप्शन में माउथ और बक्कल कैविटी दोनों है तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, बताइए। हम प्रायोरिटी देंगे बक्कल कैविटी को। यह है माउथ, इस ओपनिंग को माउथ कहते हैं। यहां पे डाइजेशन हो सकता है क्या, नहीं ना। जहां पे हम फूड को चबाते हैं वो जगह कहलाती है एक्चुअली में बक्कल कैविटी। पाचन की शुरुआत बक्कल कैविटी से एक्चुअली होती है। लेकिन ऑप्शन में अगर बक्कल कैविटी नहीं होता तो हम किसको मजबूरी में उत्तर लगा देते, माउथ। लेकिन ऑप्शन में माउथ और बक्कल कैविटी दोनों होने की वजह से हमारा सही उत्तर होगा बक्कल कैविटी। नाउ टस्क ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट का जो टस्क होता है वो किसका रूपांतरण होता है। एलिफेंट का जो टस्क होता है वो रूपांतरित रदनक होते हैं, रूपांतरित कृंतक होते हैं, रूपांतरित अग्र चवर्णक होते हैं, रूपांतरित चवर्णक होते हैं, बताइए। अच्छा सवाल है ये। तो याद कीजिए, हम लोगों ने डायग्राम के साथ इसको देखा था कि जो हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत होता है उसको टस्क कहते हैं, हाथी दांत, है ना, गजदंत भी इसको बोल सकते हैं। ये रूपांतरित कृंतक होते हैं। जो इंसीजर है ना हाथी का, वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बॉडी के बाहर आ जाता है और तमाम उम्र बढ़ता रहता है। उसको काट दीजिएगा फिर बढ़ जाएगा, काट दीजिएगा फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मॉडिफाइड इंसीजर्स होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। डाइजेशन कहां पे कंप्लीट होता है। डाइजेशन स्टार्ट तो हो रहा है कहां से, आपके बक्कल कैविटी से। लेकिन अगर पूछा जाए कि कंप्लीट कहां पे होगा, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, इलियम, जेजुनम। तो देखिए, अगर हम बात करें कि डाइजेशन कंप्लीट कहां पे होगा तो उत्तर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, SI, छोटी आंत, छोटी आंत। लेकिन छोटी आंत में भी कौन सा, इलियम, क्षुद्रांत्र। छोटी आंत के तो 3 भाग है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्वीटेस्ट शुगर। निम्नलिखित में से कौन एक सबसे मीठी शर्करा है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आपके सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। सही उत्तर बिना किसी देर के मैं बतला देता हूं कि सबसे अधिक मीठी शर्करा जो होती है वो फ्रक्टोज होती है। और फ्रक्टोज एक्चुअली में फ्रूट शुगर होती है, फलों में पाई जाने वाली शर्करा होती है। इसी के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। और सुक्रोज आप जानते ही हैं कि केन शुगर होता है, केन शुगर या टेबल शुगर, है ना। गन्ने के रस में पाई जाने वाली शर्करा या चीनी होती है आपका सुक्रोज। लैक्टोज क्या होती है, मिल्क शुगर, मिल्क शुगर, दूध में पाई जाने वाली शर्करा, दूध में पाई जाने वाली शर्करा। और माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के जुड़े हुए हैं तो वो कहलाते हैं माल्टोज। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया सही, ठीक है। आगे चलेंगे। कोलोन किसका पार्ट है, कोलोन किसका पार्ट है, बताइए। आमाशय का, हृदय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। कोलन इज अ पार्ट ऑफ, कोलन जिसको हम शुद्ध हिंदी में विरहद आंत्र लिख सकते हैं। विरहद आंत्र किसका पार्ट है। तो हमने कहा था कि देखो, छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं और बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। यहां से छोटी आंत की शुरुआत, यहां पे छोटी आंत खत्म। छोटी आंत का पहला भाग जो जे जैसा दिख रहा है यहां से यहां तक, ये क्या है, डियोडेनम। छोटी आंत का जो बिचला भाग है वो कहलाता है आपका जेजुनम, अग्र क्षुद्रांत्र। और छोटी आंत का जो अंतिम भाग है जो काफी कुंडलित होता है वो कहलाता है इलियम, है ना, DJI, DJI। तो छोटी आंत के 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र। उसी तरह से बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। देखिए, यहां से छोटी आंत की शुरुआत, यहां पे छोटी आंत खत्म, यहां से बड़ी आंत की शुरुआत हो रही है। तो जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिल रहा है, बड़ी आंत के उस भाग को कहते हैं सीकम यानी अंधनाल। यहां से यहां तक आपका कहलाता है कोलन। और बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है जहां पे मल संचित होता है, ये इसको कहते हैं रेक्टम। तो सीकम, कोलन और रेक्टम, सिकोरी। सीकम, कोलन और रेक्टम किसका भाग है, तो बड़ी आंत का भाग है ना। तो याद करना है आपको कि कोलन इज अ पार्ट ऑफ, कोलन किसका भाग है, कोलन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन माय डियर फ्रेंड्स। किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का भाग हो गया। अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग।
अगले सवाल पे आ जाते हैं। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग बताइए। आपको पता है कि ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, हमारे शरीर में एक लंबी सी ट्यूब है जिसकी शुरुआत हमारे मुंह से होती है और ख़त्म होता है एनस पे जाकर, और इस लंबी नली में डाइजेशन शुरू होता है, डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इस लॉन्ग ट्यूब को हम कहते हैं क्या? एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। 9 मीटर होती है पूरे आहार नाल की लंबाई। छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर, है ना। इसोफेगस तो छोटा ही होगा, फेरिंग्स तो यहां तक ही है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है, तो हमारा छोटी आंत है। बड़ी आंत तो बेचारा 1.5 मीटर लंबा है। सोचिए ना, टोटल एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर का, उसमें 6 मीटर लंबा तो आपका छोटी आंत ही है। तो आप कहेगा सर छोटी आंत सबसे लंबा भाग है आहार नाल का, तो इसे छोटी क्यों कहते हैं? देखो, छोटी आंत का डायमीटर छोटा होता है, ऐसा पतली सी ट्यूब है, और बड़ी आंत का डायमीटर यानी व्यास बड़ा होता है, ये मोटी ट्यूब है। तो इसका डायमीटर बड़ा है तो बड़ी आंत, इसका डायमीटर छोटा है तो छोटी आंत। तो डायमीटर के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है ना। बड़ी आंत का डायमीटर बड़ा, छोटी आंत का डायमीटर छोटा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चल लेते हैं। हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो इसमें बताने की क्या जरूरत है, इस पे वक्त हम बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे। सोयाबीन याद रख लीजिएगा, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। अगले सवाल पे चलते हैं कि एक गिलास पानी पीने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आप जानते हैं कि न्यूट्रिएंट में पानी भी आता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, इन सब को एक साथ हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व। जिसमें से आपको मैंने बोला है कि VMW एनर्जी नहीं देता। VMW मतलब विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर एनर्जी नहीं देता। तो भाई पानी पीने से आपको कोई भी ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगले चलते हैं। हमारे बोन और टीथ जनरली किसके बने होते हैं? तो हमारे बोन और टीथ जनरली किसके बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, क्लोरोपेप्टाइट, हाइड्रोलॉजी, है ना। अब ये तो ऑप्शन जो है बिल्कुल वाहियात ही है। सही उत्तर होगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, क्योंकि हमारा जो दांत है और बोन है उसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना। तो इसको आप ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट लिख सकते हैं ना। कैल्शियम के 3 एटम हैं, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला कैल्शियम फॉस्फेट का, CA3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो उत्तर हमारा हो गया ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। नाउ एडल्ट ह्यूमन में होते हैं, एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहा है, तो एडल्ट ह्यूमन में 6 मोलर होता है या 8 मोलर होते हैं या 10 मोलर होते हैं या 12 मोलर होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या? डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एडल्ट आदमी का मतलब परमानेंट टीथ का 2123 बटा 2123 गुना 2 बराबर 32। और हम लोग ये तो जरूर लिखेंगे ICPM, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। हिंदी में क्या लिखेंगे? कर अच, मतलब कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, है ना। अब मोलर के बारे में पूछ रहे हैं, मनुष्य में कितने मोलर होते हैं? तो ये देखिए, ये मोलर हो गए 3 3 6 और 6 दूनी 12, 3 और 3 6 और 6 दूनी 12। मोलर कितने हो गए? 12। प्री मोलर कितने होंगे? 2 और 2 4, 4 दूनी 8। केनाइन कितने होंगे? 1 1 2, 2 दूनी 4। इंसीजर कितने होंगे? 2 2 4, 4 दूनी 8। तो सही उत्तर हो गया कि 12 होंगे हमारे एडल्ट, यानी हमारे जबड़े में अगर पूछें कितने मोलर होंगे, कितने चवर्णक होंगे, तो 12 होंगे। उसके लिए ये परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द टंग बियर सेल्स ऑफ सॉर टेस्ट, है ना, यानी टंग का कौन सा भाग आपको खट्टा स्वाद बतलाएगा? अगला भाग, पिछला भाग, किनारे वाला भाग, मध्य वाला भाग? कमेंट करिए। टंग का कौन सा भाग आपको खट्टा स्वाद बतलाता है? तो आपको मैंने पढ़ाया था कि टंग का जो अगला भाग है वो मीठा स्वाद बतलाता है।
साइड वाला नमकीन और खट्टा बतलाता है और पिछले वाला भाग कड़वा स्वाद बतलाता है। तो हमने पढ़ा होगा, सामने मीठा, पीछे कड़वा, नमकीन और खट्टा किनारे किनारे, है ना। तो एस से साइड, एस से सॉल्टी, एस से स्वार, बी से बीटर, बी से बेस। तो सामने मीठा, पीछे कड़वा, नमकीन और खट्टा किनारे किनारे। जैसे मैं नेता हूं तो अपने मीठे लोगों को सामने बैठाऊंगा जो मेरी जय जयकार करेगा, कड़वे लोगों को, पत्रकार को पीछे भेज दूंगा। तो सामने मीठा, पीछे कड़वा, नमकीन और खट्टा किनारे किनारे। तो यहां पे हमारा हो गया कौन सा ऑप्शन, कि भाई साइड वाला जो है वो आपको खट्टा स्वाद बतलाएगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा है 24, और 24 नंबर का जो सवाल है वो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद टीथ डिसऑर्डर। टीथ डिसऑर्डर, कौन सा एलिमेंट की अगर अधिकता हो जाती है पानी में तो एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को कहते हैं, नाम ले लूंगा तो आप समझ लोगे, बताइए। तो अगर आपके पीने वाले पानी में एक तत्व की नॉर्मल मात्रा है तो ठीक है आपके दांतों के लिए, अगर ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम आ जाती है, और वो है आपका फ्लोरीन। देखो, फ्लोरीन पानी में किस रूप में रहता है? फ्लोराइड के फॉर्म में रहता है। फ्लोराइड के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? फ्लोराइड के फॉर्म में रहता है। तो अगर पीने वाले पानी में फ्लोराइड का जो लेवल है वो नॉर्मल है, पीने वाले पानी में फ्लोराइड की मात्रा सामान्य है, तो ये आपके बोन का और टीथ का, है ना, आपके हड्डी का एवं अस्थि दंत का क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा। क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा। आपने सुना होगा एनडीए में एक सवाल पूछा गया था कि डॉक्टर जो है वो बच्चों को फ्लोराइड वाला पेस्ट क्यों रिकमेंड करते हैं? डॉक्टर बच्चों को फ्लोराइड वाला पेस्ट इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि फ्लोराइड जो है वो एनामेल को क्या करता है? दांतों के एनामेल को हार्ड बनाता है, सख्त बनाता है। तो पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा नॉर्मल है तो आपके बोन और टीथ का डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है ना, अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है तो इसी बोन और टीथ को डैमेज करने लगेगा। बोन और टीथ का मतलब आपके अस्थि का और दंत का क्या करेगा? डैमेज करना शुरू कर देगा, क्षतिग्रस्त करना शुरू कर देगा, और इसी बीमारी को हम लोग कहते हैं फ्लोरोसिस। क्या बोलते हैं? फ्लोरोसिस कहते हैं। इसमें आपकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, डेंटल कैरीज यानी दंत क्षरण होने लगेगा, दांतों में कैविटी आ जाएगी, पीलापन आ जाएगा, टेढ़े मेढ़े दांत हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा जो तत्व है, कौन सा एलिमेंट है वो टीथ डिसऑर्डर से संबंध रखता है, तो वह है फ्लोरीन, और फ्लोरीन पानी में फ्लोराइड के शक्ल में रहता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिक्रीट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। अब इसमें मैं क्या कहूं, आप ही लोग बताइए। निम्नलिखित में से कौन कोई पाचन रस का स्राव नहीं करता? लीवर हो गया, सैलिवरी ग्लैंड्स हो गए, पैंक्रियाज हो गए, ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन हो गए। देखो, इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं उन्हें कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, आंत्र ग्रंथियां, जो इंटेस्टाइनल जूस यानी आंत्र रस स्रावित करते हैं, और उसमें एंजाइम था कौन सा? लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, पेप्टाइडेज, लाइपेज, है ना, इतने एंजाइम थे। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस सेक्रीट होता है, इसमें ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, 3 एंजाइम थे, है ना। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रीट करता है, उसमें एंजाइम था टाइलिन जिसको हम सैलिवरी एमाइलेज कहते हैं। लेकिन लीवर एक लिक्विड सेक्रीट करता है जिसको बाइल जूस कहते हैं, पित्त रस कहते हैं, पित्त रस कहते हैं, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये पित्त रस क्या करता है कि वसा का एमल्सिफिकेशन करता है, वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदल देता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। द सलाइवा सेक्रीटेड इन द माउथ डाइजेस्ट। माउथ में जो सलाइवा सेक्रीट होता है वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का, स्टार्च का, फैट का, विटामिन्स का। तो हमारे मुंह में जो सलाइवा सेक्रीट होता है, सलाइवा में क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन।
क्या नाम है जी? टाइलिन। टाइलिन को और क्या कहते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। टाइलिन को और क्या कहते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज। और ये जो टाइलिन है वो क्या करता है कि स्टार्च को बदल देता है किसमें? माल्टोज में। स्टार्च को बदल देता है किसमें? माल्टोज में। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च, जिसको हिंदी में मंड कहते हैं, उसको बदल देता है माल्टोज में। ठीक है, तो किसका पाचन हुआ? स्टार्च। और स्टार्च क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी लार सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा होता है। कोई शक है किसी को? ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अराउंड हाउ मेनी परसेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर? मनुष्य का कितना प्रतिशत जल है? तो मनुष्य का जो है वो लगभग 65% भाग जल है। 65 से आप लिख सकते हैं 70% भाग जल है। और मैंने आपसे कहा होगा कि आदमी 70% पानी लिए घूम रहा है, तब उसको इतनी अकड़ है। 70% पानी लिए घूम रहा है। कोई अकड़े तो उसको बताइए किस बात की अकड़ है तुमको? 70% पानी लिए घूमे चल रहे हो, फालतू की बकवास किए जा रहे हो, है ना? चलिए, ग्रोइंग चाइल्ड रिक्वायर्स कंपैरेटिवली मोर। बढ़ते हुए बच्चों को बाकी न्यूट्रिएंट की तुलना में कौन ज्यादा मात्रा में चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ऑल ऑफ दीज। तो बढ़ते हुए बच्चों को बाकी न्यूट्रिएंट्स की तुलना में, है ना, बढ़ते बच्चों को तुलनात्मक रूप से अधिक आवश्यकता होती है। वैसे तो सब चाहिए, लेकिन इन सब में ज्यादा क्या चाहिए होगा? तो उत्तर हो जाएगा आपका प्रोटीन, क्योंकि उसका बॉडी बन रहा है, और बॉडी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीन। तो तुलनात्मक रूप से बोल रहा है, चाहिए तो सभी, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? तो प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी बनाता है और बच्चे का शरीर विकसित हो रहा होता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स? कौन अमीनो अम्लों का बना होता है ना? आपका प्रोटीन, फैट, विटामिन, बोथ ए एंड बी। आप जानते हैं कि फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना होता है, विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, है ना? तो बच गया हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है, अमीनो अम्लों का बहुलक होता है। अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, एक लॉन्ग चेन क्या बन गया? एक लॉन्ग चेन क्या बन गया? आपका प्रोटीन बन गया। सो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम ट्रिप्सिन? ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ता है, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ता है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में तोड़ता है, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ता है। वी ऑल नो दैट ट्रिप्सिन इज प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन किसमें किसको बदलता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पेप्टॉन्स में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये प्रोटीन का आंशिक पाचन कर रहा है। प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा तब हम कहेंगे प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हुआ, लेकिन यहां पे प्रोटीन को पेप्टॉन में बदल रहा होता है कौन? ट्रिप्सिन। ठीक है जी, चलिए आगे आते हैं। इन ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज अपेंडिक्स अटैच्ड? ह्यूमन बॉडी में अपेंडिक्स कहां से अटैच्ड होता है? तो याद कीजिए, हम लोगों ने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। ये देखिए, ये स्टमक है, यहां से छोटी आंत की शुरुआत, ये छोटी आंत ही चल रहा है सारा, ये छोटी आंत चल रहा है, ये छोटी आंत चल रहा है। अब देखिए, ये छोटी आंत जहां पर बड़ी आंत से मिलेगा, यहां से शुरू हो रहा है बड़ी आंत, तो छोटी आंत जहां पर बड़ी आंत से मिलता है, बड़ी आंत के उस भाग को हम क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। ये देखिए, ये बड़ी आंत है, ये टर्न लिया बड़ी आंत ऐसे, और ये एनस होता हुआ बॉडी से बाहर खुल गया। ये था बक्कल कैविटी, जहां पे हम भोजन को चबा रहे हैं। तो जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिलता है, बड़ी आंत के उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। अभी तो दिखाया था अंधनाल, इसी से अटैच्ड होता है आपका अपेंडिक्स। व्हाट इज दिस? दिस इज अपेंडिक्स, परिशेषिका, अपेंडिक्स। तो अगर पूछा जाए कि अपेंडिक्स जो है
वो किससे अटैच्ड होता है, तो बड़ी आंत से। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए कि बड़ी आंत के किस भाग से, तो उत्तर होगा सीकम, क्योंकि बड़ी आंत के तो 3 भाग हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो उत्तर यहां पे है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट से अटैच्ड होता है, सीकम, पहला जो भाग होता है। यहां से छोटी आंत शुरू, यहां पे छोटी आंत खत्म, यहां से बड़ी आंत की शुरुआत। तो जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से मिल रहा है, बड़ी आंत के उस भाग को हम सीकम कहते हैं। आगे चलेंगे। कैमल जो है एक ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट में रहता है और बिना पानी पिए हुए कई दिनों तक वो रह सकता है। क्यों बताइए? क्योंकि इसको पानी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वसा के ऑक्सीकरण से जल का निर्माण हो रहा होता है। फैट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वाटर बन रहा है। इट हैज द वाटर सैक इन द वॉल ऑफ ल्यूमेन ऑफ स्टमक। स्टमक के अंदर छोटी छोटे पॉचेज होते हैं, थैलियां होती हैं, उनमें पानी भरा होता है, या ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो इसका सही उत्तर है कि देखो, ऊंट के हम्प में, ऊंट का जो कुबड़ होता है उसमें फैट स्टोर होता है ना, जिसकी वजह से ये काफी दिनों तक भी बिना खाए रह सकता है। लेकिन इसके स्टमक में क्या होते हैं, छोटे छोटे पॉचेज होते हैं, छोटे छोटी थैलियां होती हैं जिनमें पानी भरा होता है। सैक मतलब क्या होता है, थैली, है ना। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। नाउ एनामेल ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ। हमने क्या कहा कि एनामेल जो होता है टीथ का, वो किसका बना होता है? तो एनामेल जो बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है ना। तो ऑप्शन में देखो, कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट भी दे सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट भी दे सकता है। लेकिन ऑप्शन में ये ना देकर एक अलग टर्म यहां पे दे रखा है, देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फ्लोरीन, आयोडीन। तो यहां पे उत्तर हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट। इनके मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट। ठीक है। तो क्वेश्चन होगा कि एनामेल बना होता है, ऑप्शन में रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट या कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट। सब एक ही बात है, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज बस पूछ दिया है। तो मैंने तीनों क्वेश्चन को यहां पे शामिल कर लिया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे हम लोग चल लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट फाउंड इन द फूड एक्सेप्ट। जितने भी दिए गए हैं वो न्यूट्रिएंट हैं, किसको छोड़कर? तो हमने कहा कि भोजन में जो विभिन्न घटक होते हैं, भोजन के विभिन्न घटक को हम पोषक तत्व या पोषक पदार्थ कहते हैं। उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स और वाटर। इन सब को एक साथ न्यूट्रिएंट कहते हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में वो गलत है। तो उत्तर विटामिन तो होगा ही, कार्बोहाइड्रेट होगा ही, प्रोटीन होगा ही। कौन उत्तर हो गया? प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट कहलाता है ना। तो रक्त का जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज न्यूट्रिएंट। निम्नलिखित में से किसे न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है? तो अभी बताया था कि विटामिन, मिनरल्स और वाटर, फैट को हम कहते हैं। लेकिन जो फाइबर्स होते हैं, फूड में फाइबर्स होते हैं, आहारी रेशे जिसको हम कहते हैं, है ना, आहारी रेशे, डाइटरी फाइबर्स, आहारी रेशे जिसको हम रफेजेस भी कहते हैं, रुक्षांश भी कहते हैं, ये भोजन में होते हैं, पर उसे न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। आगे आते हैं। द बैक्टीरिया एस्चेरिशिया कोलाई, जिसको हमने शॉर्ट में अभी लिखा था ई कोलाई, फुल फॉर्म क्या है इसका? एस्चेरिशिया कोलाई, पाया जाता है, कहां पाया जाता है? तो अभी अभी हमने देखा था कि एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, पूरा नाम है एस्चेरिशिया कोलाई, जो विटामिन के और विटामिन B12 का संश्लेषण करता है। क्या करता है? विटामिन के और विटामिन B12 का सिंथेसिस करता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो याद कर लीजिएगा कि भाई ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में भी कहाँ? बड़ी आंत के किस भाग में? कोलन वाले भाग में, विरहद आंत्र में। इसलिए नाम है एस्चेरिशिया कोलाई, कोलन में है ये। ओके। काम क्या है? विटामिन के और विटामिन B12 का संश्लेषण करना। आगे आते हैं। द स्टोन प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ। अगर गॉल ब्लैडर में किसी का स्टोन आ गया तो किसका पाचन प्रभावित होगा?
देखिए गॉल ब्लैडर क्या कर रहा था, तो आपने कहा सर कि ये जो गॉल ब्लैडर है ना, गॉल ब्लैडर, ये जो आपका गॉल ब्लैडर है वो क्या कर रहा है, देखो ये है गॉल ब्लैडर, ठीक, गॉल ब्लैडर है। चलो, तो ये जो आपको दिख रहा है ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से एक नली निकलती है ऐसे, इसको ऐसे क्रॉस करती हुई आती है और ये पैंक्रियाज के साथ ऐसे जुड़ जाती है कि भाई हमको भी अपना सामान ले जाने दो। अभी हमने पढ़ा कि जो पित्त रस है ना, जो बाइल जूस है वो बनता है लीवर में, लेकिन जमा कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। और ये गॉल ब्लैडर इस पित्त रस को आसानी से भोजन में लाके मिक्स कर देता है। और ये बाइल जूस क्या करता है, फैट के डाइजेशन को थोड़ा इजी कर देता है, फैट का एमल्सिफिकेशन करता है ना, यानी वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में बदलता है। तो वसा की बड़ी बड़ी बूंदों का छोटी छोटी बूंदों में बदलना क्या कहलाता है, एमल्सीकरण। तो एमल्सीकरण से क्या होगा कि फैट का डाइजेशन आसान हो जाएगा, फैट का डाइजेशन आसान हो जाएगा। तो अगर किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया है तो ये नली जाम हो जाएगी। या गॉल ब्लैडर को हम सर्जरी से हटा दें तो किसका पाचन प्रभावित होगा, देखिए बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, बस ये फैट के डाइजेशन को इजी करता है। किस प्रोसेस के थ्रू, एमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो अगर गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है तो फैट के डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, फैट के डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहां पे सही उत्तर हमारा हो गया, फैट के डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन एक पाचन रस नहीं है, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन, पैप्सिन। पैप्सिन अमाशय में, गैस्ट्रिक जूस में रहता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। टाइलिन लार में रहता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, कहां से स्रावित हो रहा है, पैंक्रियाटिक जूस से। लेकिन गैस्ट्रीन एक हार्मोन होता है। तो यहां पे उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी गैस्ट्रीन। तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो ऐसे, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। एंजाइम्स आर बेसिकली, एंजाइम्स होते क्या है, एंजाइम का नेचर क्या होता है। तो हमने कहा था कि सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं, बताओ, सारे के सारे एंजाइम क्या होते हैं भाई साहब, प्रोटीन किसको छोड़कर, एक को छोड़कर, राइबोजाइम। राइबोजाइम, राइबोजाइम क्या है, एंजाइम है, लेकिन उसका नेचर प्रोटीन नहीं है। ये क्या है, एक प्रकार का आरएनए है ना, इसलिए इसको आरएनए एंजाइम भी कहते हैं। आरएनए है जो कैटालिटिक फंक्शन कर रहा है, आरएनए जो है जो एंजाइम जैसा काम कर रहा है। तो एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। नाउ इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन, सबसे ज्यादा डाइजेशन जो है वो हमारे किस भाग में होता है, इसको मैं दे देता हूं, लास्ट क्वेश्चन दे देता हूं, होमवर्क, ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में अधिकांश पाचन की जो प्रक्रिया है वो कहां होती है, पैंक्रियाज में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, स्टमक में होती है। ओके, तो ये था गाइज हमारा आज का एनिमल न्यूट्रिशन का प्रैक्टिस सेशन। इसमें आप लोग स्कोर बताइएगा, अपना बैच का नाम बताइएगा कि आप किस बैच से हैं, है ना। और फेसबुक और इंस्टा पे मैं जुबैर एहसानी के नाम से हूं, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे। और टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम है हमारा साइंस का सुरूर, 13 सुरूर, ठीक है। तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों के साथ, और बने रहिएगा हमारे साथ अपनी सफलताओं को सुनिश्चित करने के लिए। तो मुलाकात होगी आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन में। इजाजत दीजिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।